नमस्कार मित्रों, आइए सुनते हैं कहानी पाजेब। भोर होते ही वह फिर से रोने लगी। माँ ने बार बार समझाया, बेटी हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम तुम्हारे लिए पाजेब ला सकें। मगर मुन्नी थी कि एक ही रट लगा रखी थी, माँ मुझे भी मानवी जैसा पाजेब चाहिए। माँ देख बेटी, हम लोग उनके जैसे नहीं हैं, वे बहुत बड़े लोग हैं। उनके पास मकान, गाड़ी, सोना चांदी, नौकर सभी कुछ है। उनके पास तो कई एकड़ ज़मीन भी है और हम ठहरे गरीब मजदूर। अब तू ही बता, तेरा बाप कितनी मुश्किल से तो हम सबका पेट भरता है, हम उनकी बराबरी भला कैसे कर सकते हैं। इस गांव का नाम मनिकपुरा है। ठाकुर रूपेंद्र बहादुर सिंह यहाँ के जमींदार हैं। जब से अंग्रेज भारत छोड़ के गए उनकी जमींदारी तो चली गई, मगर रूप वही है। ठाकुर साहब 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं, वही सारा कामकाज देखते हैं। उनके मझले भाई भूपेंद्र बहादुर सिंह भी उन्हीं के साथ रहकर खेती बाड़ी का काम देखते हैं। उनके तीसरे भाई शहर में रहकर कानून की पढ़ाई करते हैं। सभी की शादियां हो गई हैं। दोनों बड़े भाइयों के बाल बच्चे भी हैं। मानवी ठाकुर रूपेंद्र सिंह की बेटी है। वह अपने 3 भाइयों में सबसे छोटी और लाडली है। ठाकुर साहब का मकान गांव से जाने वाली सड़क से लगा हुआ है। पहला ही मकान था। ठाकुर साहब के मकान के पीछे करीब 15-20 फलांग की दूरी पर ही दलितों की बस्ती शुरू होती है। बस्ती पगडंडी के सहारे मुख्य सड़क से लगी हुई थी। मुन्नी अपने माँ बाप के साथ यहीं एक झोपड़ी में रहती है। मुन्नी से बड़ी उसकी 4 बहनें हैं। उसके पिता ठाकुर साहब के यहाँ मजदूरी करते थे। उनके पास अपनी कोई ज़मीन ना है, इसलिए वे मजदूरी करके ही अपने परिवार का पेट पालते हैं। मगर मुन्नी अभी ये बातें नहीं समझती है। अभी उसकी उम्र ही क्या है, महज 8 साल। इस गांव के बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे थे। गांव अति पिछड़ा है। लोग ठाकुर साहब से बड़ा और धनवान व्यक्ति किसी को ना समझते थे। आज़ादी के 40-45 साल बीत चुके थे, मगर इस गांव का कोई ज़्यादा विकास ना हुआ। विकास के नाम पर बस एक टूटी फूटी सड़क है। बिजली का तो दूर दूर तक कुछ अता पता ना था। 8-10 गांव के बीच जाकर कहीं एक स्कूल था, जहां आसपास गांव के कुछ बच्चे कभी कभार भूले भटके आ जाते। इस विद्यालय तक पहुंचने के लिए भी एक नहर पार करनी पड़ती थी, जिस पर काम चलाऊ एक लकड़ी का पुल बना हुआ था। मुन्नी के माता पिता इस हालत में ना थे कि वे अपनी बच्चियों को पढ़ा सकते। उस समय तक लोग अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना अच्छा ना मानते थे। इधर कुछ समय से लोगों में जागरूकता आई और कुछ लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। इनमें भी ज़्यादातर लड़के ही होते थे। मुन्नी भी इनमें शामिल थी। इसी आने जाने के क्रम में जब वह ठाकुर साहब की हवेली से गुजरती तो उसकी बेटी मानवी को दूर से ही देखकर खुश होती। वह अपनी छत पर इधर उधर दौड़ती और कभी कभार गेट पर आकर मुन्नी को देखकर हाथ हिलाती। इस समय मुन्नी को उसकी पाजेब की आवाज़ बहुत ही प्यारी लगती। वही पाजेब उसके मन में बस गई। अब तो रात दिन सुबह शाम वह उसी तरह की पाजेब की जिद करती। रमा भी उसकी बात समझती थी, मगर वे मजबूर थे। उनके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिसके बदले वे मुन्नी के लिए पाजेब ला सकते। मुश्किल से तो उनका घर चलता था। समय बीतता गया। अब तक मुन्नी और मानवी दोनों विवाह के लायक हो गई। मानवी का विवाह एक बड़े परिवार में तय हो गया। धूमधाम से बारात आई, बड़े बड़े लोग आए, रोशनी से सारा गांव जगमगा उठा। शादी की रौनक देखकर सबकी आंखें चुंधी आ गई। उसी रात घर आकर रमा ने अपने पति से कहा, अब हमें भी मुन्नी की शादी कर देनी चाहिए। उसके साथ की सभी लड़कियों की शादी हो गई है। बसंत लाल, तुम सही कह रही हो। मैं भी सोचता हूँ इस साल क्वार कार्तिक तक इसके हाथ पीले हो जाएं तो अच्छा है। बसंत लाल ने दौड़ धूप कर एक लड़का मुन्नी के लिए पसंद कर लिया। मुन्नी का विवाह हो गया। उसके दिल में बड़ी हसरत थी कि उसकी शादी में कम से कम एक पाजेब तो ज़रूर मिलेगी, मगर यहाँ तो सिर्फ एक जोड़ा कपड़े से ही संतोष करना पड़ा। मुन्नी का पति निहाल भी एक मजदूर ही था। घर में उसके पति के अलावा उसकी एक बूढ़ी सास, एक छोटी नंद थी। उसकी ननद गांव की कुछ लोगों के घरों में काम कर लेती या मजदूरी कर लेती, उसी से उनका गुजर बसर हो जाया करता था। एक रात मुन्नी ने निहाल सिंह के सामने पाजेब की इच्छा प्रकट की।
पर उसकी खामोशी देखकर वह सहम गई। जीतू और मुन्नी ननद भौजाई कम, सहेलियां ज़्यादा थीं। वे उससे कुछ ना छिपाती थीं। बचपन से लेकर आज तक उसके मन में एक ही ख्वाहिश थी, वह जीतू से ना छिपा सके। जीतू: भाभी, इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि तुम पाजेब ना पहन सको। मुन्नी: तुम बड़ी बात कह रही हो? ये तो मेरे लिए एक स्वप्न है। जीतू: नहीं भाभी, ये स्वप्न नहीं है, स्वप्न भी सच हो सकते हैं यदि हम दिल से प्रयास करें तो। यदि हम दोनों मिलकर काम करें तो 1-2 साल में एक पाजेब जरूर बनवा सकते हैं। मुन्नी: मुन्नी, मुझे कौन काम देगा? और फिर तुम्हारे भैया मानेंगे भी? जीतू: ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद दोनों गांव में ही मजदूरी करने लगी। आज 2 साल बाद मुन्नी ने पाजेब के लिए पैसे इकट्ठा कर लिए। फिर दोनों बाजार गईं और एक अच्छी सी पाजेब ले आईं। मुन्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। वह पाँव में महावर लगाकर पाजेब पहनकर सारा दिन उछल उछल कर घर का काम करती रही। शाम को जब निहाल काम से लौटा तो पाजेब की आवाज़ सुनकर ठिठक गया। अब तक मुन्नी उसके लिए पानी लेकर आ गई थी। निहाल: ये पाजेब तुम्हें कहाँ से मिली? मुन्नी: उसने सारी बात बता दी। निहाल: उसके लिए तुमने दिन रात एक कर दिए थे? मुन्नी: हाँ, आज मेरा स्वप्न पूरा हो गया। इस बात को आज 7 साल हो गए। वह पाजेब को कभी कभार ही पहनती, उसे अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखती। आषाढ़ आ गया था, बारिश का नामो निशान न था। किसान आसमान की ओर देखते और फिर दहकता सूर्य देखकर मायूस हो जाते। निहाल: लगता है इस साल बारिश न होगी। मुन्नी: मन क्यों छोटा करते हो? कौन सा 20 बीघा ज़मीन है हमारे पास? निहाल: ज़मीन नहीं तो ना सही, मगर बारिश ना हुई तो धान की रोपाई ना होगी और फिर हमें मजदूरी भी ना मिलेगी। मुन्नी: हाँ, बात तो तुम ठीक कहते हो, मगर कभी कभी बरखा आगे पीछे भी तो होती है। निहाल: भगवान करे तेरी बात सच हो जाए, नहीं तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। दोनों बात करते करते सो गए। आषाढ़ बीता, सावन बीता, भादो बीता। बादल आते और मुंह चिढ़ाकर चले जाते। निहाल: लगता है इस बार सूखा पड़ेगा, मजूरी के लिए शहर जाना पड़ेगा। मुन्नी: शहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहीं जो मिलेगा कर लेंगे। निहाल: अरे, बरसात होगी तो काम मिलेगा ना। आज सुबह से ही गहरे काले बादल छाए हुए थे। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई। पूरी रात बूंदें टूटी ना। एक बार जब बारिश शुरू हुई तो फिर रुकने का नाम ना ले रही थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इस प्रकार एक पखवाड़ा खूब बारिश हुई। अब लोग अधिक बारिश से हाय तौबा करने लगे। एक तो नहर का किनारा, उस पर तराई क्षेत्र, ज़्यादा पानी से फसलें डूबने का भय था, मगर ईश्वर की इच्छा के आगे किसी का बस नहीं चलता। अधिक बरखा से नहर पर बना पुल धराशायी हो गया। अब तो लोगों का शहर की तरफ आना जाना भी बंद हो गया। कुछ दिनों तक तो किसी तरह काम चलता रहा, मगर अब निर्वाह मुश्किल हो गया। तेल, दवाई, माचिस, मसाले आदि के लिए शहर जाना जरूरी हो गया था। बारिश थम चुकी थी, सब जगह बस पानी ही पानी था। नहर, नदी, तालाब सब लबालब भरे हुए थे। एक सुबह जब लोग सोकर उठे तो देखा चारों ओर पानी ही पानी भरा था। पता चला नहर कहीं कहीं से कट गया है और ये कटान धीरे धीरे बढ़ ही रही थी। गांव की ओर भी पानी बढ़ रहा था। लोग चिंतित, हैरान, परेशान थे। आनन फानन में ठाकुर साहब ने पंचायत बुलाई। तय हुआ किसी भी प्रकार से नहर के कटाव को भरना होगा। पुल का निर्माण करना भी होगा, ना हुआ तो पुराने ही पुल की मरम्मत होगी। यह गांव शहर से काफ़ी दूर था, इसलिए यहाँ जल्दी सरकारी सुविधा मिलना मुश्किल था। ठाकुर साहब बोले, गांव वालों, हमें स्वयं ही अपनी मदद करनी होगी, नहीं तो हम भुखमरी और महामारी की चपेट में आ जाएंगे। इसलिए हम सबको कुछ न कुछ इंतजाम करना ही होगा। सारे गांव में सन्नाटा पसर गया। गांव में ज़्यादातर लोग मजदूर ही थे। उनके पास ना तो कोई खेती थी और ना ही ज़मीन और ना ही कोई धन। वे तो स्वयं ही मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। अंत में तय हुआ यथासंभव सभी कुछ न कुछ देंगे। अगली सुबह से ही सब ने कुछ न कुछ धन ठाकुर साहब के पास जमा कर दिया। निहाल इसी सोच में था कि क्या दें क्या न दें। उसके पास कुछ न था। मुन्नी, कल की बात कल देखी जाएगी। जब घर में अनाज का एक दाना भी नहीं तो हम क्या देंगे, हमें तो खाने के भी लाले पड़े हैं। निहाल, यह कहने से काम न चलेगा, कुछ तो देना ही होगा ना। निहाल की बेबसी देखकर मुन्नी की आंखें भर आई।
सभी सो गए थे मगर वह देर तक सोचती रही। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह होने वाली थी। पौ फट रही थी। मुन्नी ने देखा दोनों भाई बहन अभी सो रहे थे। वह उठी, संदूक खोला, कोई चीज़ कपड़े में लपेटा और फिर तेज कदमों से चल पड़ी। ठाकुर साहब की हवेली पर पहुंची। ठाकुर साहब अभी उठे ही थे। मुन्नी ने आवाज़ लगाकर उन्हें बाहर बुलाया। पाजेब उनके कदमों में रख दिया। बोली कुछ नहीं। उसके चेहरे पर संतोष के भाव थे। वह पीछे मुड़ी देखा। निहाल डबडबाई आंखों से उसे देख रहा था। उसने आगे बढ़कर मुन्नी का हाथ थाम लिया। दोनों घर की ओर चल दिए। नमस्कार।